एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर में राम प्रसाद नाम का एक बूढ़ा किसान अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। गांव शांत और हरियाली से भरा था, लेकिन राम प्रसाद का जीवन उस हरियाली की तरह हरा भरा नहीं था। राम प्रसाद के पास थोड़ी सी जमीन थी जो उसे उसके पिता से विरासत में मिली थी। कर्ज इतना बढ़ गया कि राम प्रसाद को अपनी जमीन जमींदार मोहन के पास गिरवी रखनी पड़ी। राम प्रसाद अब मजदूर बन गया था। वो मोहन सेठ के खेतों में दिन रात पसीना बहाता था और उसकी पत्नी गीता उसी सेठ के घर में बर्तन मांजने और झाड़ू लगाने का काम करती थी। गरीबी ने दोनों की पीठ झुका दी थी, मगर आत्मसम्मान अब भी जिंदा था। गीता, सोचता हूँ कभी तो हमारे दिन बदलेंगे, जमीन फिर से हमारी होगी। बस बेटों का सहारा मिल जाए रामू, तो फिर क्या मुश्किल है। उनके 3 बेटे थे। इन 3 बेटों में सबसे बड़ा था विक्रम। विक्रम का मन ना खेत में था ना घर में। वह तो दिन भर अपने बेवकूफ दोस्तों के साथ बैठकर जुआ खेलता। भाई लोगों, आज हाथ बहुत जबरदस्त है, सबका पैसा मेरी जेब में जाएगा। पिछली बार भी यही कहा था विक्रम, फिर माँ की चूड़ी बेचनी पड़ी थी। वो पुरानी बात है, इस बार किस्मत साथ है। जिसके हाथ में हल होना चाहिए उसके हाथ में जुए के पत्ते हैं। हे भगवान। मंझला बेटा था रघु, जिसे जैसे सोने की बीमारी थी। जब देखो खाट पर पड़ा खर्राटे मारता रहता। ना खेत का पता, ना काम का मतलब, बस नींद ही उसकी दुनिया थी। रघु बेटा, उठो, देखो दोपहर हो गई है अब तो। बेटा जरा कुएं से 2 घड़े पानी भरकर ले आ। माम, अभी तो आंख लगी थी, बाद में जाता हूँ। तेरी ये बाद में की आदत ने आज तक घर में एक काम ढंग से नहीं होने दिया। सोते सोते जिंदगी गुजर जाएगी, कब जागेगा ये लड़का। और तीसरा, सबसे छोटा बेटा था मनोज। बातें ऐसी करता जैसे गांव का सरपंच वही हो। चौपाल पर बैठकर बड़े बड़े सपने दिखाता। मैं खेती को व्यापार बना दूंगा, मैं गांव में क्रांति लाऊंगा। मगर जब हल उठाने की बारी आती तो उसका कोई अता पता नहीं होता। तीनों बेटों की आदतें अलग थीं, पर एक बात सब में एक जैसी थी। किसी को भी काम से कोई मतलब नहीं था और माँ बाप की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। जिनके सहारे की आस थी वही बोझ बन गए। हे गीता, शायद भगवान ने हमारे लिए कुछ और सोचा है। गीता, अगर खेत वापस आ जाए तो हम फिर से खेती शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये लड़के कोई हाथ तक नहीं लगाता। रामू, खेत तो मेहनत से ही वापस आएगा, पर पहले बेटों को काम की अहमियत समझानी होगी। विक्रम जुए में डूबा है, रघु बस सोता रहता है और मनोज बस बातें करता है। क्या करूं गीता? कुछ दिन घर का काम बंद कर दो, ना खाना मिलेगा ना आराम, तब शायद समझ आए। और खेत के लिए सेठ से फिर बात करते हैं। ठीक कहती है तू, अब कुछ सख्ती दिखानी होगी, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। राम प्रसाद और गीता ने ठान लिया था, अब बेटों को उनके हाल पर छोड़ देंगे। सख्ती दिखाएंगे ताकि उन्हें अपने कर्मों का एहसास हो। एक दिन खाना नहीं बना। अरे भूख से मर जाए क्या? माँ को भी अब नौटंकी सूझ रही है। ये क्या तरीका है जीने का? खाना क्यों नहीं बनाया है? लेकिन गीता बस चुप रही। अगले ही दिन गीता हमेशा की तरह सेठ मोहन के घर काम करने गई। झाड़ू लगाते हुए अचानक उसका सिर चकराया और वो जमीन पर गिर पड़ी। मोहन सेठ की पत्नी वहां आती है। अरे गीता, क्या हुआ बहन? होश में आओ। सेठानी ने डॉक्टर को बुलाया और जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया, इन्हें अंदर ही अंदर बहुत कमजोरी और तनाव ने घेर लिया है। अब इनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। शाम को राम प्रसाद जब खेत से थका हारा लौटा तो देखा गीता बिस्तर पर लेटी है। गीता, क्या हुआ तुझे? क्यों इतनी जल्दी सो गई? तू बोलती क्यों नहीं? रामू, लगता है अब मेरा वक्त आ गया है। बेटों से ज्यादा उम्मीद मत रखना, पर खेत को मत छोड़ना। शांति से रहना और मुझे माफ कर देना रामू। और अगले ही पल गीता की सांसें थम गईं। राम प्रसाद की दुनिया जैसे रुक गई। जिसका साथ था वो अब नहीं रहा। माँ की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी और विक्रम फिर से जुए के अड्डे पर जा बैठा। रघु अपनी खाट पर पसरा रहा और मनोज ने शोक सभा में भी मोबाइल में अपनी बातें चालू कर दी। राम प्रसाद अब सच में अकेला हो गया था। न घर में चहल पहल थी, न जीवन में कोई उम्मीद। अब वो बस खामोशी से जमींदार के खेतों में मजदूरी करता। तभी उसका मित्र हरिलाल वहां आता है।
रामू भाई, बहुत सुन रहा हूं तेरे बारे में। बड़ा दुख हुआ गीता बहन के जाने का, लेकिन तू हार मत मानना। बेटों को सुधरवाना है तो पहले उन्हें मेहनत का स्वाद चखाना पड़ेगा। हरी, अब कुछ नहीं बचा है। खेत भी जमींदार के पास गिरवी है, बेटे तो बस नाम के हैं। तो बात कर उस मोहन सेठ से, कह दे कि तू कुछ महीनों में पैसे लौटा देगा और तब तक खेतों पर काम करने दे। और खेत में खजाना रखा है ऐसा कुछ भी बता के लड़कों को खेत में झोंक दे और कुछ दिनों के लिए बाहर चला जा। शायद खुद की मेहनत से कुछ समझ में आ जाए उन्हें। रामू हरीलाल की बात समझकर सेठ मोहन के घर जाता है। सेठ जी, मैं जानता हूं कि अब खेत आपके नाम है, पर एक मौका दीजिए। मैं 3 महीने में सारा पैसा लौटा दूंगा। बस खेत पर काम करने दें। राम प्रसाद, तू मेहनती है। तेरी बीवी भी मेरे घर सालों तक काम करती रही और अब वो नहीं रही तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन कागज मेरे पास रहेंगे। तू खेत में काम कर सकता है। जब पैसा आए तो पैसे दे जाना, तब कागज तेरे नाम कर दूंगा। धन्यवाद सेठ जी। रात को राम प्रसाद ने अपने तीनों बेटों को पास बुलाया। तुम लोग समझे नहीं, पर अब वक्त है समझने का। तुम्हारी मां की अस्थियां अभी तक गंगा में विसर्जित नहीं की। मैं कल गंगा घाट जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात बताकर जा रहा हूं। हमारे खेत में कहीं गहरा मेरे दादा का गढ़ा हुआ खजाना है, सोना चांदी, लेकिन जो खेत को जोतेगा उसी को खजाना मिलेगा। तीनों बेटे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब तक जिस खेत की तरफ देखने का मन नहीं करता था, वहीं अब उन्हें खजाना दिखने लगा। अगली सुबह राम प्रसाद एक पोटली में गीता की अस्थियां लेकर गंगा घाट के लिए निकल पड़ा। तीनों लालची बेटे फावड़ा लेकर खेत में जुट गए। पसीना बहाया, मिट्टी उखड़ी। सब झूठ था। पिताजी ने बस हमें बेवकूफ बनाया। खजाना वजाना कुछ नहीं है। हाँ, इतनी खुदाई कर दी, अब शरीर में जान नहीं बची। पर भाई, अगर हम इतना मेहनत कर सकते हैं तो क्यों ना इसमें कुछ बो भी दें। सेठ से सुन रहा था कि बारिश जल्द आने वाली है। और तू किसान बन गया क्या अब? पैसे तो चाहिए ना, और खजाना नहीं मिला तो कोई और तरीका सही। मैं तो बीज डालता हूं, तुम चाहो तो मदद कर दो, नहीं तो देखते रहना। धीरे धीरे उसने पूरे खेत में बीज बो दिए। विक्रम और रघु ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन मनोज चुपचाप अपना काम करता रहा। कुछ दिनों के बाद पहली बारिश हुई। बारिश के बाद बीजों में हरकत दिखाई दी। छोटे छोटे हरे अंकुर निकलने लगे। वाह, ये तो अच्छा काम किया तुमने। खजाना नहीं मिला ना बेटा, पर असली खजाना तो मेहनत में ही होता है। अब इस खेत की फसल काटोगे तो समझ में आएगा पसीने का स्वाद। देखो भाइयों, खेत में फसल आने लगी है। मदद करोगे तो आधे पैसे तुम्हारे। पैसे सुनते ही विक्रम और रघु को जैसे होश आया। वो भी अब खेत में हाथ बटाने लगे। कभी फावड़ा उठाते, कभी निंदाई करते। धीरे धीरे खेत हरा हो गया। राम प्रसाद गंगा घाट से लौटे और अपने खेतों को हरा भरा देखा। अपने बेटों की मेहनत देखकर वे दंग रह गए। पहली बार उन्हें लगा कि शायद गीता की आत्मा को अब शांति मिलेगी। तीनों बेटों ने मिलकर फसल काटी, गठरियां बांधी और बैलगाड़ी में भरकर गांव की मंडी में ले गए। गांव की मंडी में उन्होंने एक व्यापारी को अपना माल दिया और पैसा लेकर घर लौटे। भाई, हमारी फसल की इतनी सारी कीमत मिली है। पिताजी ने जो सपना देखा था, आज वो पूरा हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी जमीन अपने नाम करवाएंगे। राम प्रसाद सेठ के पास पैसे लेकर जाता है। सेठ जी, ये रहे आपके पैसे। अब मेरी जमीन मुझे लौटा दीजिए। रामू, तुझ जैसा मेहनती और सच्चा किसान बहुत कम देखा है। ये लो तेरे कागज, आज से जमीन फिर तेरे नाम। जल्द ही तीनों बेटों ने गांव के बाहर एक बड़ा सा पक्का घर बनवाया और बगल में वही हरा भरा खेत। शादी ब्याह हुए। तीनों बेटों की पत्नियां आईं और कुछ ही समय में घर बच्चों की हंसी से गूंजने लगा। राम प्रसाद और गीता का सपना अब हकीकत बन चुका था। गीता, आज हमारे बच्चे वो काम कर रहे हैं जो हमने चाहा था। हमारा सपना अब कभी अधूरा नहीं रहेगा। बच्चों को सुधारने के लिए गुस्से नहीं, समझदारी की जरूरत होती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं, और जब परिवार एकजुट हो जाए तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। ऐसी ही अच्छी कहानियां देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।
धन्यवाद।